हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमने देखना स्टार्ट किया हुआ है एंटीवायरल और आज हम एक और क्लास के बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंटीवायरल ड्रग और उसके अंदर आपका एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस। और इस एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग के अंदर स्पेसिफिक रूप से हम बात करेंगे वो ड्रग होगा एमेंटाडीन का। लेकिन इससे पहले कि एमेंटाडीन या इससे जुड़े हुए कुछ और एग्जांपल के बारे में बात करें, चलिए एक बार ब्रीफ में ये भी देख लेते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस है क्या और इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है और इसको हम अगर आगे क्लासिफाई करना चाहें तो कैसे क्लासिफाई करेंगे। क्योंकि आपके जो एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग हैं उनके जो काम करने का तरीका है वो इसी इन्फ्लुएंजा वायरस के स्ट्रेन्स और उनके जो टाइप और कभी कभी सब टाइप के ऊपर भी डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि जो एक ड्रग इन्फ्लुएंजा ए को अफेक्ट करने वाले हैं वो किसी दूसरे तरीके के इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए भी इफेक्टिव हो। तो ये जो बेसिक जानकारी है वो आज के टॉपिक का मेन अट्रैक्शन है और इस तरह से जो ड्रग्स पढ़ेंगे एक दो ड्रग और इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग हैं। एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग के अंदर जो एंटीवायरल ड्रग हैं वो एक्सर्ट करते हैं उनके एक्शन को ऑन द डिफरेंट टाइप्स एंड स्ट्रेन्स ऑफ स्पेसिफिक इन्फ्लुएंजा वायरस। यानी कि जैसा मैंने कहा कि अगर मैं कैटेगराइज कर दूं सारे ड्रग को एक साथ कि एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग है तो वहां पे ये जरूरी नहीं कि उस इन्फ्लुएंजा के टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और उनके अंदर सब टाइप कुछ और अगर रहेगा तो सबको वो खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब इस पहले लाइन का ये है कि हर एक तरह का एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग स्पेसिफिक टाइप और स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर ही एक्टिव और उसके अंदर यूजफुल हो सकता है। दूसरा, इन्फ्लुएंजा वायरस इज एन आरएनए वायरस विद सेगमेंटेड जीनोम। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम बात करते हैं वायरस के टाइप की तो आपने देखा हुआ है पहले पार्ट में कि वायरस को हम दो तरीके से मेन उनके जीनोम के पाए जाने के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो उसके अंदर डीएनए पाया जाएगा तो वो डीएनए वायरस कहलाएगा और इसके अंदर अगर आरएनए पाया जाएगा तो वो आरएनए वायरस कहलाएगा और दोनों तो कभी भी नहीं पाए जाएंगे वायरस में। सो इनका जो नेचर है हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस का वो आरएनए वायरस है। ये आपको आपके एमसीक्यूज के एग्जाम के लिए याद रखना चाहिए। और इनका जो सेगमेंट है जीनोम का वो एक स्पेसिफिक तरीके से काम करेंगे और उनके स्ट्रक्चर भी एक स्पेसिफिक तरीके से होगी। दैट सेज दैट एंड कोर प्रोटीन व्हिच डिफाइन इट्स टाइप ए, बी और सी। यानी कि इसमें एक स्पेसिफिक तरह का कोर प्रोटीन पाया जाएगा जिसके बारे में हमने पहले बात किया था। वही कोर प्रोटीन आगे जाकर के इनको डिफाइन करेगा, डिफरेंशिएट करेगा इनके डिफरेंट टाइप में। अभी जो आपने टाइप देखा हुआ है ए, बी और सी, इसे हमने केडी त्रिपाठी के लेटेस्ट एडिशन के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई किया है। अगर आप नेट पे सर्च करते हैं तो एक जगह और आपको टाइप डी के बारे में भी देखने को मिलेगा, बट मोस्टली इनके तीन टाइप लिखे हुए हैं केडी त्रिपाठी में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन इंफेक्शन इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा ए वायरस। जो इन्फ्लुएंजा के कारण से प्रॉब्लम होती है, जो उनके इन्फेक्शन होते हैं उनमें मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा ए का ज्यादातर रोल होता है कंपैरेटिवली बी एंड सी है अदर टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। यही इन्फ्लुएंजा वायरस ए का हमको इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं और इसके एग्जांपल भी अगर हम देखेंगे तो यहां पे इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इनके अकॉर्डिंगली हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा ए इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब ये जो इन्फ्लुएंजा ए टाइप का वायरस है इसको हम कैसे सब टाइप में और क्लासिफाई करेंगे, उसके कौन से कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो देखिए पहला उसका जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो ये कहता है हीम एग्लूटिनिन H पाया जाएगा और दूसरा न्यूरामिडेज N जो पाए जाएंगे और ये उनके सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन है। अब इस पहले जो पॉइंट है इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते जाएंगे। पहला पॉइंट देखिए इन्फ्लुएंजा ए के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अंदर ये है हीमे एग्लूटिनिन, ये जो वर्ड है और साथ में H लगा हुआ है जिसको मैंने रेड कलर से डिनोट किया हुआ है और आगे जाकर आप देखेंगे न्यूरामिडेज, इसको हमने N कलर को ब्लू कलर से डिनोट किया हुआ है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। जो हीमाग्लूटिनिन है इसमें तीन वर्ड जुड़े हुए हैं। बेसिकली सबसे पहले तो मैं बात कर लूं कि हीमाग्लूटिनिन है क्या। बेसिकली एक प्रकार से ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन हैं जो कि वायरस के सरफेस पे पाए जाते हैं और इनका जो काम है वो ये कि वो वायरस को आपके होस्ट सेल में एंटर या पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं। ये इनकी इंपॉर्टेंस है। इनका जो नाम डेरिवेशन हुआ है हीमेटोग्लूटिनिन का वो इसी समझ सकते हैं। हीम का मतलब होता है ब्लड और ग्लूट का मतलब होता है उसका क्लम्प फॉर्मेशन होना और जो आपका ये है वो ग्लाइटिनिन जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ही एक अगर हम ब्लड के बारे में बात करते हैं तो ब्लड का क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, एक क्लम्पसीनेस बनने लग जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा सरफेस प्रोटीन है वायरस का जो कि उस वायरस को उस होस्ट सेल के अंदर एब्जॉर्ब और पेनिट्रेट होने में मदद करते हैं ताकि आगे जाकर के उनका जो रेप्लिकेशन का डिफरेंट स्टेज है, स्टेप है, उनको अकम्प्लिश कर सकें। आपने पिछले वीडियो में यह भी देखा है कि वायरस का जो रेप्लिकेशन है वो बैक्टीरिया
या फंगल की तरह कॉमन नहीं होता, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं होते, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है स्टार्टिंग फ्रॉम एडसॉर्प्शन टू द रिलीज और बडिंग। ये अलग अलग प्रोसेस है और इन्हीं के पहले जो स्पेसिफिक प्रोसेस है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं हीमोग्लूटिनिन के कारण से, और इसको हम बोल सकते हैं हीमोग्लूटिनिन एच। और उसके बाद दूसरा जो न्यूरोअमीडेज है वो एक स्पेसिफिक तरीके के एंजाइम हैं जो इसके रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये जब वायरस रेप्लिकेट हो जाता है तो उस होस्ट सेल से रिलीज हो जाते हैं ताकि आगे जाकर के ये किसी और वॉलंटियर्स को, हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर सकें, और इनको हम एन से डिनोट करते हैं। ये जो दोनों चीजें हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर, वो आपके वायरल के सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन हैं। अब अगर बात करें इनके स्पेसिफिक कंडीशंस की तो देखिए, हैव प्रोड्यूस एपिडेमिक एंड पैंडेमिक सिचुएशंस, यानी कि ये जो आपका इन्फ्लुएंजा ए वायरस है इसी कारण से मैक्सिमम केस में आपको और हमको एपिडेमिक और पैंडेमिक सिचुएशन को फेस करना पड़ा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले, और अगर अभी वीडियो इन सिचुएशन में देख रहे हैं लॉकडाउन के, तो इसको भी हम समझ सकते हैं कोरोना वायरस के कारण से एपिडेमिक और पैंडेमिक कंडीशन डेवलप हुए हैं। इनके मतलब तो आप जानते ही हैं, एपिडेमिक कहने का मतलब है एक ऐसा कंडीशन जहां पे एक ही तरह की किसी इंफेक्शन से, वायरस से या किसी और चीजों से पूरा जो कम्युनिटी है वो फेस कर रहा हो, और पैंडेमिक कंडीशंस कहने का मतलब है एक प्रकार से महामारी की समस्या जो ग्लोबली इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में कन्वर्ट कर रहा है, और उसके पीछे इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन है, वो है इन्फ्लुएंजा ए वायरस। अगर मैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल की बात करूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने कुछ दिनों पहले इनमें से एक एग्जांपल के बारे में सुना है और दूसरे के नाम के बारे में सुना हुआ है। वो क्या है? जो पहला एग्जांपल है वो देखिए H5N1, और इसको हम बोल सकते हैं कॉमन भाषा में बर्ड फ्लू। तो आपने इसको बर्ड फ्लू के नाम से ज्यादातर सुना हुआ है, H5N1 के नाम से कम सुने हैं। तो इनमें H5N1 है क्या, ये आपको यहां से समझ में आएगा। जो कलर हमने डिनोट किया हुआ है, H रिप्रेजेंट करता है हीमोग्लूटिनिन को, और उसका ये जो 5 है उसके सब टाइप को दिखाना चाह रहे हैं, और N रिप्रेजेंट करता है न्यूरोअमीडेज को जो कि उसके सब टाइप को रिप्रेजेंट करता है 1। तो इन दोनों का कोलैबोरेशन इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस, वी कैन से जैसे सब टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा ए वायरस, और इसी के अकॉर्डिंगली इनके जो डिस्कवरी करते हैं, इनके जो नाम पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, और उसी के हिसाब से उनको कैटेगराइज करते हैं। और ये जो H5N1 है वो बर्ड फ्लू कॉज करता है, और इसका जो मेजर इफेक्ट हमको देखने को मिला था वो पोल्ट्री फार्म पे अफेक्ट हुआ था 1997 के आसपास। और अभी भी हम लोग कई बार अक्सर ये सुनते हैं बर्ड फ्लू की प्रॉब्लम हुई है। तो आपने इस एग्जांपल में इसका जो एक वर्ड के नेम है वो आपने सुने। दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपने दूसरा एग्जांपल देखा है H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, इसको हम लोग जनरली भाषा में बात करते थे स्वाइन फ्लू। तो आपने स्वाइन फ्लू भी सुना है, साथ में उसका जो नाम है H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस के टाइप, उसके बारे में भी सुना हुआ है। और इस स्वाइन फ्लू ने 2009 और उसके आगे भी कई बार प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस कॉज किए हैं, और इसके बारे में भी आप जानते हैं अच्छे से। तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं जो कि आपके इन्फ्लुएंजा ए वायरस के हैं, और ये हमको वायरल इंफेक्शन इन्फ्लुएंजा के केस में देखने को मिलता है, हमको अफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई। अब हमने देखा इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब इस तरह के इन्फेक्शन को, इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शन को ठीक करने में जो ड्रग यूज करते हैं उनमें से पहला छोटा जो ड्रग है उसको हमने इसी में इंक्लूड किया है, और ये जो हमारा ड्रग है वो है एमेंटाडिन। तो एमेंटाडिन के बारे में देख लेते हैं पॉइंट्स। सो एमेंटाडिन वाज इंट्रोड्यूस इन 1960s। ये भी आपके लिए एक एमसीक्यूज के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आजकल इस तरह के ईयर वाले क्वेश्चन और उनको डिस्कवर कौन किया गया इसके क्वेश्चन कुछ ज्यादा आ रहे हैं, और अभी के सिचुएशन को देखते हुए आगे आने वाले समय में इस तरह के आपके एपिडेमिक और पेंडेमिक सिचुएशन के लिए रिस्पांसिबल वायरस का क्वेश्चन आना कॉमन सी बात होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं तो ये क्या है, दीज आर द ट्राइसाइक्लिक एमीन विच आर नॉट रिलेटेड विद द न्यूक्लिक एसिड, और इनका केमिकल नेचर यहां पे हम बता रहे हैं। साथ ही साथ देखिए दीज आर द प्रिकर्सर्स फॉर दिस काइंड ऑफ अनरिलेटेड टू न्यूक्लिक एसिड्स। दूसरा, इनहिबिट इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ये जो स्पेसिफिक है यहां पे आप समझ सकते हैं ये आपके एमेंटाडिन स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंजा ए वायरस को अफेक्ट करते हैं, बट ये अफेक्ट नहीं कर पाते हैं आपके H5N1 और H1N1। इस तरह के जो एग्जांपल आपने देखा ये हैं सब टाइप ही इन्फ्लुएंजा ए वायरस के, बावजूद उसके इस तरह के जो स्पेसिफिक सब टाइप हैं उनके लिए स्पेसिफिक नहीं है। और ये जो चीजें हैं वो आपका ये पहला लाइन है वो इसको जस्टिफाई करता हुआ दिख रहा है। एक्ट बाय इनहिबिटिंग द M2 प्रोटीन, इनका जो काम करने का तरीका है वो ये है कि ये M2 टाइप के सरफेस प्रोटीन को अफेक्ट करते हैं, और इसका जो एक बेसिक नेचर है
वो देखिए आयन चैनल के जैसे काम करते हैं। ये एक प्रोटॉन के मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, H+ को मूव कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, साथ साथ एक ऐसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है pH के अकॉर्डिंगली, जो कि वायरल के रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी पोर्स को, इसी जो चैनल है, इसी को आपके जो ड्रग हैं एमेंटाडिन वो अफेक्ट करते हैं और वायरस के रेप्लिकेशन को अफेक्ट करेंगे। इस तरह से वायरस की ग्रोथ हम कम कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए एंड प्रिवेंट अनकोटिंग, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ये जो ड्रग है एमेंटाडिन वो वायरस के एंटर करने के बाद उस वायरस के आपके होस्ट सेल में अनकोट होने का जो मेन प्रोसेस है उसको अफेक्ट कर सकता है। दोबारा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने स्पेसिफिकली इसी वीडियो पे देखना स्टार्ट किया है तो आपको पहले से कुछ वीडियो देखने चाहिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कौन कौन सा स्टेप के थ्रू वायरस अपना एप्लीकेशन करता है। इसी वीडियो के लास्ट में मैं इनका एक शॉर्ट एनिमेशन भी ऐड कर दूंगा जिसमें आप ब्रीफ तरीके से देख सकते हैं कि असल में वो स्टेप कौन कौन से हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो देखिए, यहाँ पे जीनोम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जैसे ये प्रिवेंट करता है अनकोटिंग को, तो उसके बाद ऑफ वायरल जीनोम, यहां पे इसकी अनकोटिंग किसके ऊपर और कहां से और किसके में होगी, वायरल जीनोम के अनकोटिंग, चाहे वो डीएनए चाहे वो आरएनए, उनकी अनकोटिंग को अफेक्ट करेगा, किसमें, होस्ट के सेल में अफेक्ट करेगा। और ये आगे जाकर के रेजिस्टेंस भी कॉज कर सकते हैं, और इनके जो रेजिस्टेंस कॉज करने के पीछे मैकेनिज्म होगा वो यही M2 चैनल या M2 प्रोटीन को ही अफेक्ट करके म्यूटेट करके होगा, जो कि अकॉर्डिंगली हो सकते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। उसके बाद अगला पॉइंट है यूज इज नाउ लिमिटेड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूअर एंड इफेक्टिव एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग। एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग के अंदर का जो अभी का एग्जांपल है एमेंटाडिन, इनके यूज को कुछ हद तक लिमिट किया गया है या कम यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनसे अच्छे और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग या स्पेसिफिकली एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग के बारे में डिस्कवरी हो गई है और वो ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए इनका जो यूज है वो कम देखने को मिलता है। और आखिरी में जो एक लाइन लिखा हुआ है वो ये है कि इनके एज अ एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग के रूप में ओकेजनली इनको यूज किया जा रहा है। पार्किंसन के बारे में अगर आप और डिटेल लेना चाहते हैं तो ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो में से देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया बेसिक इन्फ्लुएंजा वायरस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, टाइप, सब टाइप और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल के बारे में। और इसी एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग के अंदर की कैटेगरी के रूप में पहला जो ड्रग हमने लिया वो था एमेंटाडिन। एक दो ड्रग और देखेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे किसी अदर तरीके के एंटीवायरल ड्रग के बारे में देखना। आज के वीडियो का जो रेफरेंस है उसे पूरी तरह से लिया हुआ है हमने केडी त्रिपाठी के लेटेस्ट यानी कि 8th एडिशन से। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो थोड़ी देर में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नमस्कार।